तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है आश्रित सेल विज्ञान, जिसको हम लोग स्टैटिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिग्राफी। साथियों मैं एक चीज़ बता दूं, आप सभी का जो एनर्जी है लेवल थोड़ा कम हो रहा है, आपको एनर्जी लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड इसका मैं पार्ट 1 वीडियो जो कि हम एक स्टेटस भी लगाए थे कि भैया जब भी आपको कुछ अच्छा चीज़ आपको जब बताया जाता है तब आप वहाँ पे रुकते ही नहीं हो। ये सच्चाई है। जब भी आपके कोई भी निगेटिविटी कंट्रोवर्सी होता है तो आप उस पे सामने आ जाते हो, बट जो ओरिजिनल चीज़, जो आपके नॉलेज की चीज़ होती है, उसे आप अर्जित नहीं करते हो। सो इसी प्रकार से पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाले हैं कि क्या है उस वीडियो में, बिकॉज आप इतना समझो कि उस वीडियो में ब्रह्मांड का निर्माण है, टोटल चीज़ ब्रह्मांड का निर्माण, समझ रहे हो ना, पूरे संसार का निर्माण। ठीक है, उस वीडियो को आप जाकर देख लेना, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाना वहाँ पे चेक करना और ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखना। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो हम लोग जो देखने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटिग्राफी के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रैटिग्राफी। साथियों आप देख रहे होंगे तो आई होप दैट आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि ऊपर में लिखा हुआ है आश्रित सेल विज्ञान। इसके बाद हमने लिखा है कि भूविज्ञान अतीत में निर्मित सेलों के क्रमबद्ध अध्ययन को आश्रित सेल विज्ञान कहते हैं। पहली चीज़ तो आपको यही कन्फर्म करना है, ठीक है, यही आपको कन्फर्म ही करना है कि भूविज्ञान, जो भूविज्ञान है, जियोलॉजी कहलाता है। भूविज्ञान को ही क्या कहते हैं? जियोलॉजी। अतीत आप जानते हैं क्या होता है? इति जोड़ बीती मिलाकर अतीत बनता है, हमारे पांडे सर बताते थे। ठीक है, इति जोड़ बीती बराबर क्या होता था? अतीत। मतलब कि अभी जो है और जो बीत गया, आज उसको पढ़ रहे हैं, मतलब बीती हुई कहानी को इति आज पढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग अतीत कहते हैं। तो वही है कि जियोलॉजी का अतीत में निर्मित सेल कि जो निर्मित सेल हुआ है उसका क्रम बाय क्रम करके अगर हम स्टडी करते हैं भैया, तो उसे हम लोग आश्रित सेल विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? इससे भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। पृथ्वी का जब भी हम लोग लेयर की बात करते हैं, पृथ्वी के पास 3 लेयर आते हैं। कितने लेयर आते हैं? 3 प्रकार के लेयर आते हैं, जिसको सबसे नीचे वाले को आप लोग खुद ही बोलना, अपने फ़ोन में ही बोलना, अकेले ही बोलना, क्या बोलते हैं उसको। इस प्रकार से इसका हमारा क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। सियाल, सीमा एंड नीफे। आपको मैं बता दूँ, स्टार्टिंग टाइम में निर्मित होने के लिए ये चीज़ ऑलरेडी निर्मित हो गया था, ये चीज़ निर्मित हो गया था। बट जब यहाँ पे जीवमंडल आया, स्थल मंडल आया, लिथोस्फीयर आया, एटमॉस्फेयर आया, वायुमंडल आया, सब कुछ आया, तब जाकर यहाँ पे एक नई क्रम का निर्माण हुआ। मान लीजिए हम ऊपर में रह रहे हैं, हमको चट्टानों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है, तो वैसे ही जब ये वाला जब लेयर आता है तो एक क्रम से बनता है। जैसे हर एक ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, बातों को समझिएगा, कॉन्सेप्ट है। हर एक ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी पर ही है। और ऐसा माना जाता है कि 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, बट 8 ग्रह पे जीवन संभव हो ही नहीं सकता, केवल पृथ्वी पे ही हो सकता है। बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर हेयर, मीन्स पृथ्वी पे सब कुछ यहाँ पे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग पृथ्वी पे जीवन संभव है। अब बात है कि एलिमेंट्स बनने के लिए क्या क्या हुआ, तो वो सब चीज़ जो है ना, ऑल एलिमेंट्स के लिए आप वीडियो वहाँ पे देखिएगा, मतलब पार्ट 1 वीडियो में ये सब किया हुआ है, आप देख लेना। लेकिन अब बताया जाता है कि पृथ्वी का वैज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, राम कहानी, दादा दादी कहानी, जैसे बहुत सारी कहानियों आपने सुना होगा, नानी की चुटकुला सुने होंगे आप लोग, है ना, बहुत सारे कहानी आप लोग सुनते हैं, बहुत महान भी हैं। इसलिए पृथ्वी का वैज्ञानिक इतिहास पढ़िएगा। पहला पीढ़ी जो पार्ट 1 है ना, लगेगा कि हाँ कोई कहानी सुना रहा है क्या, कब आपका 45 मिनट बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वैज्ञानिक इतिहास में आपको समझ में आएगा। जब तक पहला वीडियो नहीं देखिएगा, उसी में इंटरेस्ट है, उसको आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल जाएगा कि वैज्ञानिक इतिहास हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे जीवन आया, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे नंबर 1 पे आज का टॉपिक मेरा हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आपने हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना होगा, बट हम लोग यहाँ हड़प्पा सभ्यता नहीं पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ नॉट हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पे है कडप्पा सभ्यता। क्या है? कडप्पा। आप कडप्पा का मतलब कुछ और नहीं समझेंगे। कडप्पा नाम ही है, कडप्पा जगह का नाम है। ठीक है, अब क्या है, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों हम लोग अपने स्क्रीन पे आकर साथ साथ पढ़ाई करेंगे, देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है पूरे नोट्स के साथ। सबसे पहले मैं किसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हर एक मेरा वीडियो का, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सभी तरीके से उन्होंने नोट्स तैयार किया है। और देखते हैं कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, उसका कॉपी मैंने चेक नहीं किया है, बट मुझे पूरा यकीन है कि नोट्स क्लियर ही होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। अब जो भी होगा इसमें, जहाँ फॉल्ट होगा रोस्ट भी हो जाएगा उसका एक साथ। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर देते हैं
कैमरा को एक कॉर्नर पे एंड साथ साथ ही जहाँ पे जो चीज़ समझने लायक होगा आपको हम समझाते चलेंगे। ओके, चलिए अगला चीज़ आप देखते चलिएगा। यहाँ पे साथ साथ हमारे साथ साथ ही आपको पढ़ते रहना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम आपको देखने को मिल गया आश्रित सेल विज्ञान। पहले होता क्या है भाई? आश्रित सेल विज्ञान तो पहले जानना पड़ेगा ना, कि मान लीजिए इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आश्रित सेल विज्ञान है क्या। तो आश्रित सेल विज्ञान किसे कहेंगे? मान लीजिए कि अभी जस्ट हम आपको बोर्ड पे बताएं कि भूविज्ञान अतीत में निर्मित सेलों के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? आश्रित सेल विज्ञान कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, बढ़ते हैं आगे हम लोग। इसमें देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है। देखो सबसे पहला ही गलती मिल गया, आप लोग ये गलती करना मत, ठीक है। नंबर 1 आपको गलती ये मिला कि भूविज्ञान अतीत है यहाँ पे, ठीक है। भूविज्ञान अतीत में निर्मित सेलों के क्रमबद्ध अध्ययन को आश्रित सेल विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्द में मीन्स एक शब्द में हम क्या बोलेंगे कि भूविज्ञान में निर्मित सेलों के क्रमबद्ध अध्ययन को हम आश्रित सेल विज्ञान कहते हैं। हालांकि दोस्तों जियोलॉजी का सबसे डिफ़िकल्ट एंड मुश्किल ये चैप्टर माना जाता है, बट देखते हैं कि इसके रियलिटी क्या है। ऑलरेडी इस चैप्टर को हम ऑफलाइन तरीके से पढ़ा चुके हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अगले अपने टॉपिक की ओर। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि आश्रित सेल विज्ञान ही पृथ्वी का वैज्ञानिक इतिहास है। कि अगर हमको प्योर पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना है तो हम किसी भी प्रकार के फेक अंधविश्वासी स्टोरी पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग ये समझेंगे कि किस प्रकार से अस्तर बाय अस्तर करके इस धरती का निर्माण होता है। ओके, तो ऐसे पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हमारे सामने आती चलेगी उस सभी को हम फाइनल करते चलेंगे साथ साथ, ताकि कोई भी चीज़ हमसे अधूरा ना रह पाए। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक हमारे पास आता है यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया। देख रहे हो ना, अध्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया? तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको दिया है जेम्स हटन ने। किसने दिया है? जेम्स हटन ने। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा पहले का जो वीडियो देखे होंगे आंसर की, तो उसमें जेम्स हटन वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप जाकर उसे सुधार कर लेना। ओके, बिकॉज उस समय हुआ यह था कि हम ये चैप्टर भी ना पढ़ाए थे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया था? तो जेम्स हटन ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स हटन ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय उपमहाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को दोस्तों 3 भागों में बांटा जा रहा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जा रहा है। नंबर 1 को हम लोग बोल देते हैं प्रायद्वीपीय भाग। कौन सा भाग बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। इसको हम लोग पेनिस्यूलर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिस्यूलर पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सिंधु गंगा का मैदानी भाग होता है, इसको हम लोग इंडो गैंगेटिक, ठीक है ना, एल्वियम एंड प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1 कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है कितने भागों में बांटा जा रहा है? 3 भागों में। नंबर 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भाग। दोस्तों प्रायद्वीपीय भाग उसे कहते हैं जो तीनों तरीके से पानी से घिरा हुआ है। मीन्स उसका 2 भाग है और 3 तरीका पानी से घिरा हुआ है, 3 पार्ट और 1 पार्ट ऐसे ही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप बोलते हैं। सिंधु घाटी, सिंधु गंगा का मैदानी भाग, कि सिंधु वाले इलाके में सिंधु नदी जो है, सिंधु और गंगा नदी है, इसके इलाके वाले चीज़ में जो है इसके जितने मैदानी भाग हैं तो उसको हम लोग एक उपमहाद्वीप में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ के बाद एक्स्ट्रा पेनिस्यूलर पार्ट। एक्स्ट्रा पेनिस्यूलर पार्ट, इसमें दोस्तों आपको ये चीज़ को बारे में देखना है, देखिएगा, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना है प्रायद्वीपेतर भाग, मतलब प्रायद्वीप के बाद वाला भाग जो बच गया ना, उसे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे कि एक्स्ट्रा पेनिस्यूलर पार्ट है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पुराने सेलों में कौन से काल का सेल, काल है, काल, ध्यान दो वहाँ पे, ऊपर देखो ऊपर, पुराने सेलों में कौन से काल का सेल पाया जाता है? तो जितने भी हमारे पुराने सेल हैं उसमें हमारा पूर्व कैम्ब्रियन काल का सेल पाया जा रहा है। ऊपर देखते चलिएगा, इंडिकेट नहीं भी करे तो भी दिखेगा, बिकॉज इतना पर से तो ये कैमरा ही लिया हुआ है, इतना पर से तो कैमरा ही लिया हुआ है इधर तक। तो पूर्व कैम्ब्रियन काल के सेल, ये जीके है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जियोलॉजी में पूछा हुआ। और हाँ एक चीज़ कि इसका थ्योरी जो है इतना ज़्यादा थ्योरी था कि हर एक थ्योरी को मैंने नहीं लिया है। हर एक थ्योरी को लेंगे तो आप खुद ही वीडियो छोड़कर भागने लगोगे। इसलिए जितना भी ऑफलाइन में हम पढ़ाए हैं उसमें जितना क्वेश्चन आया है, जितना क्वेश्चन बैंक में था, जितना सब कुछ था, वो सब कुछ हमने कराया है। आज आप देख सकते हैं आप ही किस तरह हम भी आज क्या बने हुए हैं, कोचिंग के एक स्टूडेंट बने हुए हैं, एंड अकेले ही आज कोचिंग में हम बैठे हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन और है
आश्रित सेल विज्ञान से ही जब मैंने थ्योरी पढ़ाया तो ये सब क्वेश्चन आने लगी, तो मैंने सोचा कि इसे हम वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदानी भाग किस मिट्टी से बना है? गंगा का मैदानी भाग किस मिट्टी से बना है? तो गंगा का जो मैदानी भाग है, आप सिंपल अंदाज़ा लगा लो ऐसे ही कि नदी वाला जब इलाका है तो किस मिट्टी से बना होगा? गंगा का मैदानी भाग किस मिट्टी से बना होगा? तो अब देख सकते हो दोस्तों, वहाँ पे जलोढ़ मृदा है। क्या है? जलोढ़ मृदा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कि भारत में आश्रित सेल विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था? क्वेश्चन आ गया फिर से ऑब्जेक्टिव कि भारत में आश्रित सेल विज्ञान का वर्गीकरण कि भैया हम बता दिए कि इस प्रकार से हमारा जो पृथ्वी था उस प्रकार से पृथ्वी है, तो उसका वर्गीकरण भी तो होना चाहिए ना। तो वो वर्गीकरण किसने किया था? तो वो वर्गीकरण किया था सर टी.एच. हॉलैंड ने। ऊपर देखो यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा होगा, सर टी.एच. हॉलैंड ने भारत में आश्रित सेल विज्ञानों का वर्गीकरण किया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें मैं आपको बता दूं किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट है ही नहीं, बिकॉज पूरा थ्योरी कलेक्शन करके इसीलिए वीडियो लेट आ रहा है, पूरा थ्योरी कलेक्शन करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, अब देखिएगा वर्गीकरण जब किया किसने? सर टी.एच. हॉलैंड ने। तो यहाँ पे इस वर्गीकरण में क्या बताया गया उसे देखना ध्यान से। बताया गया नंबर 1 कि भारत में आश्रित सेल का तो वर्गीकरण हो गया, बट आर्य संघ पहले किया गया। आर्य संघ को आर्यन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यन ग्रुप। आर्यन ग्रुप मीन्स आप समझना ऊपरी कार्बनिक। क्या होता है? ऊपरी कार्बनिक की बता दिए अभी कि जो कैम्ब्रियन युग का जो भी था तो उसके ऊपर वाला जो सेल होगा उसे ऊपरी कार्बनिक बोलेंगे। इसके बाद जो नंबर 2 था कैम्ब्रियन ग्रुप है। क्या है? कैम्ब्रियन ग्रुप। इंग्लिश पे आप ध्यान नहीं दोगे, इंग्लिश वर्जन फिर से आपका आने वाला है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पूरा साफ है। ठीक है, रोस्ट भी उसका हो गया, कैम्ब्रियन ग्रुप। नेक्स्ट है पुराना संघ। क्या है? पुराना संघ। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वैदिक संघ। ठीक है, अब देखिएगा फिर एक क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्टिंग में तो कैम्ब्रियन युग पढ़ेंगे ना। क्या पढ़ेंगे? कैम्ब्रियन युग। लेकिन जो भी युग पढ़ेंगे उस युग से पहले आपको बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखना, कैम्ब्रियन काल के समय आद्य महाकल्प आर्कियन। अब आप बता ना, आर्कियन जब पूछेंगे आर्कियन तो आर्कियन क्या है? तो आर्कियन का हिंदी होता है, आर्कियन आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे जियोलॉजी में हम क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो ये सब में आर्कियन नाम आता है। तो आर्कियन नाम जो है हिंदी मीडियम का नाम नहीं है, वो नाम इंग्लिश का है। आर्कियन इंग्लिश का वर्ड है, सॉरी हाँ आर्कियन इंग्लिश का वर्ड है, देख लो वहाँ पे कॉर्नर में आर्कियन इंग्लिश का वर्ड है। आद्य महाकल्प जो है, आद्य महाकल्प आपका हिंदी वर्ड होता है। तो इस नाम को किसने दिया है? तो जेपी डाना ने दिया है। किसने दिया है? जेडी डाना ने दिया है 1872 ईस्वी में। किसने दिया है? जेडी डाना ने 1872 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पूछा हुआ है 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा था, 2022 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आद्य महाकल्प मीन्स आर्कियन की बात हो रही है यहाँ पे। आद्य महाकल्प मीन्स अभी हम आपको जस्ट क्या बताया कि आर्कियन होता है, यहाँ पे देखना कॉर्नर पे। तो ये जो है किसने दिया? जेडी नाडा। अब जो आर्कियन के सेलों की मुख्य विशेषता क्या थी भाई? तो आर्कियन की मुख्य जो विशेषता थी वो यह है कि आर्कियन युग में के जितने भी सेल थे उसमें जीवाश्म उपस्थित हुआ करते थे। क्या उपस्थित हुआ करते थे? जीवाश्म। नेक्स्ट है आद्य महाकल्प का वितरण, कि जो आर्कियन युग के जो चट्टानें थी उन चट्टानों का वितरण किसने किया? किसने किया? तो जेपी डाना ने। अभी तो समझ में आ गया आपको, लेकिन उसका वितरण में क्या क्या हुआ समझिएगा। इंडियन लेवल से हम बात कर रहे हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे आप, प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 मीन्स 2/3 भाग में आद्य महाकल्पी सेल्स के संघ हैं। मीन्स हमारा भारत है, भारतीय महाद्वीप के, भारतीय प्रायद्वीप के, जो प्रायद्वीप पार्ट था ना उस प्रायद्वीप के भारत के जो प्रायद्वीप है, तो भारत में लगभग 2/3 मीन्स 2/3 भाग के आर्कियन सेल के संघ यहाँ पे उपस्थित हैं। ओके, वहाँ पे आप देखना ऊपर में दिख रहा होगा कि भारत में कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक, भारत में कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, सोन नदी, लद्दाख में आर्कियन क्रम के सेल विकसित है ऑलरेडी, विकसित होता है नहीं। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ जो है वितरण आपको समझ में आ गया। वीडियो ज़्यादा लंबा हमें नहीं करना है, बिकॉज आप लोग का डिमांड है कि भैया वीडियो लंबा आप मत करना। नेक्स्ट देखो ऊपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से ही पैदा हो जाता है कि आर्कियन सेलों के लिए धारवाड़ एक जगह का नाम है। क्या है? धारवाड़ एक जगह का नाम है। तो आर्कियन सेलों के लिए धारवाड़ समूह का नाम किसने दिया? मीन्स अगर धारवाड़ आए,
अगर आर्कियन आए और उससे संबंधित अगर धारवाड़ आए तो वो बात एक ही चीज़ हो जाती है, आर्कियन सेलों के लिए धारवाड़ समूह का नाम दिया जाता है। ओके, तो ये जो नाम देता है वो किसने दिया है? ब्रूस फुटे। नाम समझिएगा, ब्रूस फुटे एडजेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। जिस गर्ल ने ये लिखा है उसका नाम है, उसको प्यार से खुशी कहते हैं, बट उसका जो ओरिजिनल नाम है यहाँ देखना, ठीक है, खुशबू। तो ब्रूस फुटे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन भी आपका आई होप दैट कंप्लीट हो गया होगा कि आर्कियन सेलों के लिए धारवाड़ समूह का नाम किसने दिया? ब्रूस फुटे। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आर्कियन सेलों को आग्नेय की उत्पत्ति कौन मानते थे? ऐसा मानते थे कि जब आर्कियन सेल है तो उसी से आग्नेय की भी उत्पत्ति हुई है। मीन्स ऐसा माना जाता है कि सबसे पुराना सेल, हम लोग पेट्रोलॉजी के हिसाब से आग्नेय चट्टान को मान लेते हैं, बट ये मानना भी कभी कभी गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था लेयर बाय लेयर कर करके, तो उस वक्त आर्कियन ही था सबसे पुराना सेल। बट हाँ, हम लोग अध्ययन करने के हिसाब से, उसके फॉर्म में चेंज होने के हिसाब से हम लोग उसे मानते हैं कि भैया ये आग्नेय है, ये अवसादी है, ये कयांत्रित है, ऐसे हम लोग मान कर चलते हैं। ओके, अब देखिएगा, अभी जस्ट हमने बताया था कि आर्कियन क्रम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में जो नंबर 1 है हमारा, वो है कडप्पा समूह। देख रहे हो बगल में, देखना, नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? कडप्पा समूह। कडप्पा समूह के बाद एक और समूह मेरे पास आता है जिसको हम लोग विंध्यन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्यन समूह आपको देखने को मिल गया, कडप्पा समूह और एक हो गया विंध्यन समूह। तो ये इसको लिखने नहीं आया है, कोष्ठ में करके विंध्यन समूह कर दिया है, ठीक है, बट ये होगा कैसे उसको समझना। कडप्पा समूह ये हो गया नंबर 1 और नंबर 2 हो जाएगा आपका विंध्यन समूह। ओके, इस प्रकार से। अब जैसे हम कडप्पा समूह स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग पुराना समूह कहते हैं। वीडियो में आप देखते चलना, लिखा है दोस्तों। कडप्पा समूह के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। कडप्पा समूह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से समझना। आद्य महाकल्प के सेलों की उत्पत्ति के पश्चात घटित हलचल के कारण वे अचानक से समुद्र से बाहर आ गई। इसके बाद एक लंबे समय के बाद तक उनका अपक्षय एवं अपर्दन होता रहा। इस प्रकार के निक्षेपण काल के कारण एक विशाल विश्वव्यापक विन्यास की उत्पत्ति होती है और इसको नाम दिया जाता है आद्य महाकल्पेतर कडप्पा समूह। देखिएगा भैया क्या है कि समझिएगा ध्यान से, लॉजिक समझिए, मेरे ऊपर देखिए। आद्य महाकल्प के सेलों की उत्पत्ति के पश्चात, आद्य महाकल्प अभी जस्ट आपको बताया था क्या था? आर्कियन। क्या था? आर्कियन था, हाँ आर्कियन। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें थी, आद्य महाकल्प के सेलों की उत्पत्ति के बाद हलचल होती है धरती पे। तो बहुत सारे हलचल हुई है तभी जाकर ये सब चीज़ निर्मित हुआ है। तो हलचल होने के बाद वे अचानक से क्या होती है? समुद्र से बाहर आ जाते हैं। हलचल होता था नहीं, तड़प रहा है, अचानक से ऊपर आ जाए तो हलचल क्या होता है? तो समुद्र से भी बाहर आ जाती है। इसके बाद एक लंबे समय तक उनका अपक्षय होता है। अपक्षय मीन्स होता है दोस्तों बर्बादी। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक लेयर है। क्या है? एक लेयर है। एक लेयर आपको दिख रहा है, इसके अगर हम नीचे हैं, मान लीजिए सेल कोई नीचे है, तो नीचे उसका बहुत अच्छा से सेफ्टी हो रहा है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है? ऊपर का ये लेयर कर रहा है। अब अगर नीचे से हड़बड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर आकर, और ये भी आ जाएगा ऊपर, इसको फाड़ फूड़ के तो आ जाएगा। तो नीचे था तो वो सेफ मतलब सुरक्षित था। ऊपर आने के बाद क्या? इसमें लाइट आएगा, बारिश होगा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ऊपर के चीज़ बर्बाद हो सकता है। तो मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूँ कि जब सेल धरती के अंदर है तो वह बिल्कुल सेफ है, जैसे ही वो धरती के ऊपर आता है तो वो भाई सेफ नहीं है। वो क्या होता है? उसमें अपक्षय की क्रियाएं होती है, उसमें अपघटन की क्रियाएं होगी, उसमें विघटन की प्रक्रियाएं होगी, इसलिए उनका बर्बादी निश्चित है। आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपर्दन भी है बर्बादी। अपर्दन मीन्स होता है कि रगड़ा के चलो जाओ जहाँ तक जाना है ऐसे, तो अपर्दन भी क्या एक प्रकार का बर्बादी है। तब जाकर एक विन्यास की उत्पत्ति होती है। विन्यास मीन्स क्या होता है कि जो कडप्पा समूह था, ये कडप्पा समूह ऊपर में आप देख पा रहे हो, कडप्पा समूह की बात कर रहे हैं। एक विन्यास उसको कहते हैं कि मान लो कि
एक मेरे पास यहाँ पे एक कॉपी है, यहाँ पे एक कॉपी है, इस कॉपी के बाद ये कॉपी है, इसके बाद है एक और कॉपी ला दिए, इसके ऊपर एक और कॉपी ला दिए। तो इस प्रकार से धरती पे जितने भी सेल आते हैं उन सभी सेलों के साथ ऐसा ही होता है कि एक सेल आया, इसका क्रम जो है इतना क्रम चला, ऊपर का सेल आया, इसका इतना क्रम, ऐसे क्रम ऐसे क्रम, तो ऐसे कर करके सेलों का निर्माण होता है इस धरती पे। ओके, और इसी क्रम को नाम क्या हम लोग देते हैं? आद्य महाकल्पेतर। क्या नाम देते हैं दोस्तों? आद्य महाकल्पेतर। ठीक है, इसके बाद कुछ क्षेत्रों में समुद्र फिर से आ गया। वहाँ पे देखिए चेंज किया हुआ है, ध्यान देना, वो सब चीज़ आपको बर्बाद कर सकती है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। ओके, इसको आद्य महाकल्पेतर नाम दिया गया। ठीक है, तथा उनमें नए सेल विकसित होते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? समझ रहे हैं? बहुत मुश्किल है, इसलिए नोट्स के साथ हम वीडियो बना रहे हैं। इसको आद्य महाकल्पेतर का नाम दिया जा रहा है। एंड इसके बाद कुछ क्षेत्रों में समुद्र जो है पुनः से आ जाता है। समुद्र पुनः से आना मीन्स आप समझना ध्यान से कि समुद्र पुनः से, मान लीजिए फिर से आया, पृथ्वी का ये नेचर बन गया था कि भाई यहाँ पे वातावरण पर्यावरण बन गया है, तो यहाँ पे पानी कभी ज़िंदगी में पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। तो जो भी हलचल हुआ स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में थे तो हम लोग क्या हुआ था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या क्या हुआ था कि सेलों की उत्पत्ति के बाद हलचल हुई और अचानक से सेल कहाँ गए? बाहर। तो भैया हलचल के कारण सेल ना बाहर आ गए, पनिया तो वहाँ पर ही है, तो फिर से वो समुद्र क्या होता है? आता है, और समुद्र होता है तो वहाँ पे फिर से नए सेल विकसित होते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आद्य महाकल्पेतर नाम दिया गया। इसके बाद कुछ क्षेत्रों में समुद्र पुनः आ गया तथा उनमें नए सेल विकसित होते हैं, मीन्स फिर से नया सेल बनते हैं। अभी ये सेल फिर उनका भी निक्षेपण हो रहा है। समझिएगा, हम बोले कि कोई भी सेल बाहर आए तो उसका निक्षेपण हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, समुद्र आया, सेलों का निर्माण हुआ, तो क्या निक्षेपण कैसे हुआ? तो भाई जब हुआ तो वो फिर से बाहर आ गए। वो चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। कितना को इंक्लूड करेंगे? ठीक है, बहुत लंबा कहानी है, आपको माइंड सेट तैयार कर रहा हूँ मैं केवल। ठीक है, ऐसे अभी ये सेल जो हैं भारत में कहाँ कहाँ पे हैं उसको देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, एवं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में है। हिमाचल मतलब हिमालय वाला जो जितने भी इलाके हैं ना, उस हिमाचल क्षेत्र में है। नेक्स्ट है दोस्तों कहाँ पे है कि ये सेल आंध्र प्रदेश के कडप्पा समूह में प्राकृतिक रूप से विकसित है, अतः इन्हें कडप्पा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कडप्पा। अब आपसे क्वेश्चन है, आप ध्यान से हमें बताना कि कडप्पा जो है एक जगह का नाम है। क्या, किस चीज़ का नाम है? जगह का नाम है, और वो कडप्पा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कडप्पा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने मैप खोला था कडप्पा के लिए, तो कडप्पा आंध्र प्रदेश का एक ज़िला होता है इस टाइप से। हमको ऐसा लगा कि कडप्पा एक इलाका है, तो वहाँ पे जो है कडप्पा नाम दिया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो इलाका है कडप्पा सेलों से निर्मित है। ओके, तो इस प्रकार से ये चीज़ होता है आपका फाइनल। एंड आगे बढ़ते हैं, अब इसके वितरण के बारे में पढ़ लेते हैं कि वितरण मीन्स ये सेल जो है भारत में और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो कडप्पा समूह जो है आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में है, गोदावरी क्षेत्र में है, मीन्स जहाँ पे गोदावरी नदी है ना, वो गोदावरी नदी में है। उसके बाद प्रेत गंगा में, जो भूत प्रेत वाला प्रेत होता है ना, प्रेत गंगा में है, प्रेत घाटियों में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बिजावर में है, एवं ग्वालियर में है। ग्वालियर है, ग्वालियर है, ग्वालियर नहीं, यहाँ पे गलती की है। क्या है? ग्वालियर। ग्वालियर तथा महाराष्ट्र के प्राहिता है, महाराष्ट्र के एक प्राहिता इलाका है, और कालदगी है। और हिमाचल क्षेत्र के सभी जितने भी स्टेट हैं उस इलाके में, वो सभी स्टेट में आपका कौन सा सेल, कौन सा समूह, कौन सा क्रम का सेल पाया जाएगा? कडप्पा समूह का सेल पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश कडप्पा एक ज़िला है, हम बताए थे। यहाँ आंध्र प्रदेश में देखिए, यहाँ कडप्पा जिले के अर्धचंद्राकार नाम है, अर्धचंद्राकार क्षेत्रों में, ठीक है, इस काल के सेल विकसित होते हैं। इस समूह का प्रारूपिक क्षेत्र ये सब चीज़ हैं। मतलब कडप्पा सेल जो है वहाँ पे एक मॉडल टाइप की, ऐसा लगता है कि कडप्पा समूह का वहाँ पे एक मॉडल है, ऐसा लगता है। अगला चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कडप्पा सभ्यता का आर्थिक महत्व के बारे में है कि भाई कडप्पा सभ्यता के जितने भी सेल हैं उनको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, इतने गौर से वीडियो में क्यों पढ़ा रहे हैं, और आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है कि इसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, और जिसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है उसको भी हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, तो अब आता है एस्बेस्टस, आप नाम सुने होंगे, तो उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखो थोड़ा सा कि आंध्र प्रदेश के एस्बेस्टस में, क्योंकि एस्बेस्टस नाम की जितने भी चीज़ें होंगी वो आंध्र प्रदेश में थोड़ा होता है। टाल्क आप नाम सुने होंगे, टाक, इसको इंग्लिश में टाक लिखा है, TAL के टाक। वेराइटीज़ के निक्षेप कडप्पा निक्षेप के समूह होते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिजावर श्रेणी के सेलों में लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। साथियों,
इस प्रकार से जो है मेरा क्लास आज का ख़त्म होता है। और आप ही लोगों का रिक्वेस्ट है कि भैया आप जो वीडियो बनाते हैं बहुत लंबा हो जाता है। बिकॉज आजकल एक वीडियो गया था जिसमें 1 घंटा 8 मिनट का था, तो लंबा वीडियो मुझे बनाने से मना कर दिया गया है। बोला गया है कि आप ऐसा वाला वीडियो बनाइए जिससे हम लोग भी आसानी से पढ़ सके और देखने में भी बोरिंग फील ना हो। बिकॉज आपको पता है कि सिलेबस कितना भी पूरा कर लीजिएगा, अभी 1 शॉट क्लास हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हालांकि ये गोपनीय बात है, दोस्तों के पास कभी भी स्टडी वाले चीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों, मैं बता दूं, मेरे भी दोस्त थे, ऐसे ही कांड मैंने भी किया था। जब मैं पढ़ता किसी को नहीं पता, हटो यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बता देना यार, क्योंकि जियोलॉजी ऐसा विषय है जो सभी लोग हम पे ही डिपेंडेंट है, तो मेरा बात इतना भी सीरियस नहीं लेना है। लेकिन हाँ, जो पढ़ाते हैं उसे सीरियस लेना है, जो आपके लिए बोलते हैं उसे सीरियस लेना है। ओके, चलिए मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।